डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत के पीएम मोदी और जापानी पीएम तकाइची के बीच हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने तकाइची को छोटी बहन बताया। वहीं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर बनी सहमति। भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा का रोड मैप बनाया। भारत में खाद के 1000 प्लांट लगेंगे। अब राम मंदिर में नौकरी घोटाला। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप। 125 कर्मचारियों की भर्ती की हो रही जांच। भर्ती के कागज और जिम्मेदार लोगों की होगी पहचान। बैंक खातों और संपत्ति को भी खंगालेगी पुलिस। यूपी टीईटी आज से शुरू, 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। वाराणसी के दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर पीडब्ल्यूडी का चला पीला पंजा। 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने दी थी ध्वस्तीकरण के लिए सहमति। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों पर चले हथौड़े। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए एलजी सेना ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। व्यापक सुरक्षा के कड़े प्रबंधन के बीच अमरनाथ यात्रा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस बयान में उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि तकाइची की ये भारत की पहली यात्रा है और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का स्वागत करना खुशी की बात है। मोदी ने आगे कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा का संयुक्त रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल्स और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के तहत देश में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे गोवर्धन योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोनों नेताओं ने बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, निवेश, रक्षा, स्टार्टअप, रिसर्च और इंडो पैसिफिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। मोदी ने कहा कि अगले साल भारत और जापान ने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिसे दोनों देश विशेष रूप से मनाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और आगे बढ़ गई है। अब पुलिस सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि मंदिर में हुई भर्तियों की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि नौकरी दिलाने के बदले पैसे लिए गए थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ नई बातें पता चली हैं, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब भर्ती से जुड़े कागज, बैंक लेन देन और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि भर्ती सही तरीके से हुई थी या नहीं और कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। मंदिर में करीब 125 लोगों को नौकरी दी गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने नौकरी पाने के लिए पैसे भी दिए थे। अब पुलिस हर कर्मचारी की भर्ती से जुड़े कागज देख रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि भर्ती नियमों के अनुसार हुई थी या नहीं। जांच के दौरान कई कर्मचारियों के जरूरी दस्तावेज तुरंत नहीं मिले, इसलिए अब हर भर्ती की अलग अलग जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि भर्ती किसके कहने पर हुई और इसकी मंजूरी किसने दी। पुलिस अब भर्ती से जुड़े लोगों के बैंक खातों की भी जांच करेगी। ये देखा जाएगा कि नौकरी से पहले या बाद में कोई संदिग्ध पैसा आया है या गया था नहीं। साथ ही जांच में सामने आए ट्रस्ट सदस्य की संपत्ति की भी जांच की जाएगी।
इसी कड़ी में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद पहली बार 6 जुलाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार वोटिंग से होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। ट्रस्ट के बायलॉज में किसी पदाधिकारी को सिर्फ उसके पद एवं दायित्व से मुक्त करने का प्रावधान है। यदि चंपत राय को महासचिव पद से हटाया भी जाता है तो वे ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। यही व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होती है। वर्तमान में ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 2 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बैठक में 12 ट्रस्टियों की राय ली जाएगी। पूर्व की बैठकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी और विश्व हिंदू परिषद के दिनेश चंद्र आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते नजर आएंगे। इस बार भी उनके शामिल होने की संभावना है। विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा और केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है। यदि उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है तो उनकी भूमिका भी निर्णायक होगी। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि ट्रस्ट में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। बैठक अब जल्दी होने वाला है। आज सूचना आएगा तो बता दें कहाँ होगा क्या होगा। रामलाल पर विश्वास बनाए रहो, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक रहेगा। गोपाल भी ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे। हम तो किसी की इस्तीफा जब गलती देखो तभी तो इसे कोई गलती है नहीं, कैसे इस्तीफा देंगे। हम तो कभी भी करेंगे तभी हम नहीं स्वीकार होंगे। गलती देंगे तभी बोलो, गलती पाए ही नहीं किसी बोल। अगली खबर, अयोध्या में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया जब बड़ी संख्या में वकील कचहरी से जुलूस निकालकर रामपथ की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़े और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता कचहरी परिसर से निकलकर रामपथ के रास्ते थाना राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद अधिवक्ता सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास रुके और उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा तथा गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए तहरीर सौंपी है। पुलिस ने अधिवक्ताओं को तहरीर प्राप्त होने की रसीद भी उपलब्ध कराई। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल आंदोलन को समाप्त नहीं बल्कि स्थगित किया गया है। उनका कहना है कि यदि मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। याद लिखने की कवायद शुरू है। आंदोलन अभी परिस्थितियों पर मीटिंग होगी। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी। आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा। ये कॉपी पर निर्भर करता है। नहीं, अगर दर्ज नहीं होती तो फिर क्या आगे हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब जो बंद पड़ेगा सब करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां वाराणसी के दाल मंडी में 5 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। 11 घंटे चली कार्रवाई में इन 50 से 16% तक का हिस्सा तोड़ दिया गया है। एक मस्जिद के करीब 20 फीट ऊंची 2 मीनारों को गिरा दिया गया है। पूरे दिन करीब 200 मजदूर हथौड़ों से मस्जिदें गिराने में जुटे रहे। प्रशासन ने भी दाल मंडी जाने वाले रास्ते को टिन शेड लगाकर बंद कर दिया था। मौके पर सुरक्षा के लिए 1860 जवान तैनात रहे। इनमें पीएससी की 7 कंपनियां, सीआरपीएफ की 1 बटालियन, आरआरएफ की 1 बटालियन और स्थानीय पुलिस फोर्स शामिल रही। ये कार्रवाई दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई है, जहां चौड़ीकरण परियोजना की जद में कुल 6 मस्जिदें आई हैं। इनमें से 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने पहले ही ध्वस्तीकरण के लिए सहमति दे दी थी, जबकि एक मस्जिद को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। इस बीच पुलिस प्रशासन ने मीडिया को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने से भी रोक दिया। दरअसल दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 मकानों और 6 मस्जिदों को हटाया जाना है। अब तक 162 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से 8 मकानों को पूरी तरह जमींदोज किया जा चुका है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 मकानों के साथ 6 मस्जिदें भी प्रभावित हो रही हैं। इनमें लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन की मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और
मस्जिद मिर्जा कुरीमुल्ला बेग शामिल हैं। अगली खबर, यूपी टीईटी 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई है। लखनऊ में 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने वाली यूपी टीईटी 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। लगभग 96,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित यूपी टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को लखनऊ के 46 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में कुल 96,554 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जहां परीक्षा की सुरक्षा के लिए 332 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उप निरीक्षक, आरक्षी और महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटोकॉपी की दुकानें और पीसीओ बंद रहेंगे। परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही यूपी 112, पिंक कंट्रोल और एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगातार गश्त करेंगे। लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने, नियमों का पालन करने और किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की है। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा के आधार पर दी गई सेवा अवधि को भी पेंशन योग्य माना जाएगा। जानकारी के अनुसार अदालत ने 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए झारखंड राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर पेंशन और अन्य लाभ 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, जिससे सरकार इनकार नहीं कर सकती। दरअसल बुधवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उन सभी पारा शिक्षकों को राहत दी है जो बाद में नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक बने और सेवानिवृत्त हुए, जबकि सरकार ने नियमित नियुक्ति के लिए पारा शिक्षक के अनुभव को पात्रता का आधार बनाया था। तब उसी सेवा को पेंशन के समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसे लेकर धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ के 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने पहले संविदा पर और फिर उसी विभाग में नियमित रूप से सेवा दी है तो उसकी पूरी सेवा को पेंशन के लिए माना जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य में पैसे 2500 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जो भविष्य में इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वहीं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर करीब 42,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार की ओर से वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाता है। अगली खबर, अमरावती में एमपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन करने के प्रस्ताव के विरोध में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आक्रामक हो गए हैं। छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकालकर राज्य सरकार और एमपीएससी आयोग से परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन ही कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा से तकनीकी समस्याएं, इंटरनेट संबंधी दिक्कतें और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के साथ संभावित अन्याय हो सकता है, इसलिए प्रणाली को लागू नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि अब तक एमपीएससी की परीक्षाएं ऑफलाइन और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाती रही हैं, इसलिए उसी व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। छात्रों ने आशंका जताई कि ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर डाउन होने, तकनीकी खामियों और अनियमितताओं की संभावना बढ़ सकती है। छात्रों ने सरकार से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की भी अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि ऑफलाइन परीक्षा की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। ज्या परीक्षा आहे त्या आधी ऑफलाईन होणार होत्या,
त्या परीक्षा आताही ऑफलाईन घेण्यात याव्या. आमचा विरोध सरकारला नाही, आमचा विरोध कोण्या पक्षाला नाही, कोण्या पार्टीला नाही, कोण्या मंत्र्याला नाही, इव्हन आयोगालाही आमचा विरोध नाही. आमची आयोगावर श्रद्धा आहे, आयोगावर आमचा विश्वास आहे. विषय फक्त इतकाच आहे की गेल्या काळात ज्या ऑनलाईन पद्धतीनं परीक्षा झाल्या त्या परीक्षात मोठा घोळ झाला, भोंगळ कारभार झाला आणि इथपर्यंत आमच्या कानावर गोष्टी आल्या की लोक पैसे देऊन सुद्धा लागले. आयोगावर विश्वास आहे आणि मला असं वाटते, माझ्या पर्स्पेक्टिव्हने मला असं वाटते आमचा आयोगावर विश्वास आहे तर आयोगानेच पेपर घ्यावं, दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीकडे हा द्यावाच नाही. कारण की इथे सगळ्यांना इथे सगळेच जमा झाले आहे फक्त एकाच मागणीसाठी की ऑफलाईन पद्धतीने पेपर व्हावे, बस. आणखी काही खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस घटना को कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में युवक की हत्या होना पूरे राज्य के लिए शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है और राज्य में रूल ऑफ लॉ गंभीर संकट में है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने ऐलान किया कि 3 जुलाई को बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जमशेदपुर बंद रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए तो भाजपा पूरे झारखंड बंद का भी आह्वान करेगी। साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने, अपराध नियंत्रण की स्पष्ट कार्य योजना बनाने तथा संगठित अपराध रंगदारी की मांग की है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर 2 युवतियों से शादी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पहचान बताकर महिलाओं से संबंध बनाने, शादी करने और बाद में प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। मामले में पीड़िताओं की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का ये मामला उस समय सामने आया जब एक महिला ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने खुद को विशाल बताकर उससे दोस्ती की और बाद में शादी कर ली। महिला का दावा है कि कई वर्षों तक आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाए रखी। पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद धोखा। एक बार फिर से धर्मांतरण की शिकार हुई 2 युवती। दरअसल आगरा का रहने वाला इरशाद विशाल बन करके उसने एक हरदोई की रहने वाली महिला से विवाह किया। लगभग 8 साल तक उसके साथ संबंध में रहा। उसके बाद अभी 3 साल पहले उसने दूसरी युवती से शादी की और पहली वाली पत्नी को उसने अपनी बहन बताया। मामला तब प्रकाश में आया जब पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कामतगिरी अपार्टमेंट में उसने दोनों युवतियों को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बंधक बनी युवतियों को मुक्त किया है और इस वक्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त पे है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देखना यह है कि आगे की जांच में क्या कुछ मामला सामने आता है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे इस सालाना यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है और उन्होंने इसके सुचारू रूप से संपन्न होने की उम्मीद जताई। उन्होंने श्रद्धालुओं में बढ़ते उत्साह का जिक्र किया और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम बेस कैंप दोनों जगहों पर बम बम बोले और जय घोष करते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देश के कई राज्यों में अब मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में भी मॉनसून पहुंचने से बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट से 2 दिन पहले ही मॉनसून दिल्ली पहुंच गया है। महाराष्ट्र, बिहार और यूपी सहित 12 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का रेड अलर्ट तो मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।